वन कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। और आज हम जानेंगे कुछ दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पेपर अच्छे से हों और तो आप ये लूसेंट की बुक की मैं चैप्टर वाइज स्टडी करा रही हूँ, तो आप इसके नोट्स खुद से तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ था उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है तो पूछा जाता है, तो पुष्यभूति था। इनकी राजधानी कौन सी है, तो ज़्यादातर पुष्यभूति वंश के राज्य की राजधानी पूछी जाती है, पूछी भी गई है, तो ये थानेश्वर है। ठीक है, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेसर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टराटक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां जो थी धारण की थीं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी यशोमती से दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। एक कन्या थी जो राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह जो थे कन्नौज के मोखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है गृहवर्मा की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट है जो आप याद करिएगा। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष यानी कि बोध गया को कटवा दिया था। ठीक है, याद रखना। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसमें परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की जो है पराजय हो गई थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक है, फिर आगे है हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे गए और 643 ईस्वी से 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था, पर चीनी यात्री हेंगसांग से मिलने के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रदान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन में आया है, इसको याद रखिएगा। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना करी है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हर्षचरित जो है किसकी रचना है, तो वह बाणभट्ट की है। ठीक है, कादंबरी भी बाणभट्ट की है। इसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना भी हर्ष ने की है। तो ये तीनों ही पेपर में पूछे गए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। और कहा जाता है कि धामक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव और अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था।
प्रत्येक भूक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें सबसे पहला है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का सिंह विष्णु था, जिसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक रहा। इसकी राजधानी कांची थी और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि प्राप्त की थी। सिंह ने मामल्लपुरम में आदि बारह मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी याद रखिएगा कि आदि बारह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सिंह विष्णु ने कराया था। सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित है? तो वह आपके पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है, पेपर में आपके कीर्तार्जुनीयम के लेखक पूछे गए हैं, जो कि बाहर भी हैं, और सिंह विष्णु के दरबार में ये रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं? तो इसमें आपके महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, ये सब शासनकाल में इनके रहे हैं। और मत विलास प्रहसन की रचना कौन सी है? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में ही जैन मतावलंबी थे, परंतु बाद में तमिल संत अकबर के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव बन गया था। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो वह 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण जो है नहीं मिलता है। बातप्पी कोंड और महामल्ली की उपाधि नरसिंह वर्मन वन ने धारण की थी, जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएंग सा कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी थे। इन्होंने जो है आपके लोकादित्य, एक मल्ल और रणंजय, अत्यंत काम उद्दंड और गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी, जिसे मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन था, और इसने राजसिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी, और इसी ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कैलाश मंदिर का ही अन्य नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के निर्माण से जो है आपके नंदी वर्मन थर्ड शैव मतानुयायी हुआ था। ठीक है, शैव धर्म को मानने लगा था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदे व नार निवास करता था, जिसने भारत वीणा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो भारत वीणा ग्रंथ की रचना किसने की थी? पेरुंदे वन्नार ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? तो वह कंप वर्मा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं चोल वंश की। 19वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तांजय यानी तंजौर यानी कि तंजावुर रही है। और तंजावुर का वास्तुकार कुंजन मल्लन राजसंग पेथुत वच्चन रहा है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य ने कोदंड राम की उपाधि प्राप्त की थी। फिर तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ठल्ड के परांतक फर्स्ट को पराजित भी किया था। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का जो है राजदित्य जो है मारा गया था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि राज्य शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेट चोल की उपाधि प्राप्त की, और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर इसमें आपके ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है कितने मंडलों में बटा था? तो 6 मंडलों यानी कि प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोटम, और कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्मों में विभक्त हो गया था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था।
बेल्लौल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फिर आप भूल जाते हैं बाद में। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा एवं महासभा, ऊपर ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, इसमें है आपके अग्रहों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था। ये सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी और सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्य के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी थे जिनको सैलरी मिलती थी वो रखे जाते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को, जिसमें किसी तरीके का कोई कर नहीं होता था, ऐसी भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी जिसे चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि यानी कि ब्रह्मदेह कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों फिर आपके चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के चलते थे। ठीक है, चोल काल में जो सोने के सिक्के चलते थे किस नाम के थे? तो कलंजू थे। ठीक है, तमिल कवियों में आपके जयवोंदर प्रसिद्ध कवि थे और जो कुलोत्तंग प्रथम का राज्य कवि था उसकी रचना थी कलिंग तुपरणी। कंपन और टक्कू कुट्टन और पुगलेंदी का तमिल साहित्य का और पंप पोन और रन कंकड़ साहित्य का तिरत्न इनको कहा जाता था। पर्ची ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर पूछा गया है कि कहाँ पर है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ये तंजौर में है, के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चालकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का जो है सांस्कृतिक सार यानी कि उसका बिल्कुल निचोड़ कहा गया है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। ठीक है, शैव संत जो है ईशान से पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था कावेरी पट्टनम का था और बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विशुद्ध वर्णन उपस्थित करता था परांतक प्रथम के शासनकाल से जो था संबंधित था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार, तो ये ज़्यादातर कालक्रम के अनुसार ही एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आरोही क्रम से या कालक्रम के हिसाब से इसको लगाइए। तो सबसे पहली थी उरैयूर, फिर तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। ठीक है, ये लाइन से ही आप याद कर लीजिएगा। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। ठीक है, चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन कौन से थे? तो वो थे आपके बलंजियार, नाना देसी और मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक नयना संत कहलाते थे। ठीक है, चोल वंश में। अब बात करते हैं चालुक्य वंश, इसको कल्याणी वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना तैलप सेकंड ने की थी और इसकी राजधानी मानेखेट रही है। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक में आपके तैलुप प्रथम, तैलुप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड रहे हैं। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कि जो कि कर्नाटक में स्थित है को बनाया और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य फोर्थ था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। फिर आपकी मिताश्रा ही पेपर में पूछा गया है। मिताश्रा हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक एक ग्रंथ की रचना है जो कि विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया है तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। विक्रमादित्य चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी जिसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। अब बातें करते हैं चालुक्य वंश की जो कि बातापी या फिर बादामी। जयसिंह ने बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी बातापी यानी कि जो कि बीजापुर के निकट है थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य और विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें से सबसे प्रतापी जो रहा है वह पुलकेशिन सेकंड रहा है। ठीक है, बातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य यानी कि राजवंश का संस्थापक कहा गया। अब इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं आपको बताती हूँ।
कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन में आ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है आपके एक ये पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। पुलकेशिन सेकंड ने ईरान के शाह खुसरो सेकंड के दरबार में राजदूत भेजा था और संभवतः शाह खुसरो सेकंड ने अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बताने से जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था और शुरुआत में वह कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। उसकी राजधानी मनकिर और मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वंश, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, ये भी याद रखिएगा, जिसने कन्नौज पर अधिकार देते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं गोविंद थर्ड ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चका युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट भी कर दिया था। अमोघ वंश जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने कनखड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी और आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण ने रचना का, जिससे गणिताशर संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ व्रती के लेखक सत्याना ने अमोघ वंश के दरबार में भी ये रहते थे। ठीक है, अब इसमें जो मेन है, चलिए आगे देखते हैं क्या है ऐसा जो पढ़ सकते हैं हम। हाँ, इसकी बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन? कृष्ण थर्ड रहा है। इसी के दरबार में कनकड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणा के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाल दी थी। एलोरा एवं एलिफेंटा यानी कि महाराष्ट्र में जो है गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से 12 तक बौद्ध की हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की हैं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जो कि संख्या नंबर 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिल और 3 मंजिल गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम भी दिया गया है। ठीक है, और एलोरा की गुफाएं 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में भी दिखाया है। नोट में क्या याद रखना है आपको? एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ जैन धर्म के भी उपासक थे और राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दी थी। ठीक है, अब आता है यादव वंश। यादव वंश में आपके देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंधर थे और इस वंश के अंतिम और स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। ठीक है, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंग देव जो थे राजा सिद्धन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अब आता है आपका होयसल वंश। होयसल वंश के द्वार के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर आता है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी। ठीक है, इसके बाद में गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक बृहस्पति पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई थी। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। फिर आपका काकतीय वंश। काकतीय वंश में आपके काकतीय वंश में
संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और उसने 35 वर्ष तक इसमें शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था प्रताप रुद्र था। रायगढ़ केसरी और दयागढ़ केसरी आपके जो हैं काकतीय वंश की उपाधियाँ रही हैं। फिर है आपका, चलिए आगे देखते हैं। बस ये आज के लिए इतने ही हैं। कल जो 2 वंश बचे हुए हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी और उसके बाद में हमारा ये जो प्राचीन इतिहास था वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत लेकर आएंगे, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये 2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, आप उनको देखिएगा। और आपको जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं अगर उनकी PDF भी आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि किस किस को PDF चाहिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।